हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स ग्रुप पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के नए सिलेबस 2021-22 के लिए जो लागू हुआ है कक्षा 10 का, उस सिलेबस को। और उसी कड़ी में हम पढ़ रहे हैं गणित में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। और उसमें भी हमने एक्सरसाइज 1.1 के 4 सवाल कर लिए थे पीछे वाली वीडियो में। एक्सरसाइज 1 के 4 सवाल अपने कंप्लीट हो गए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको रोज़ाना गणित की मैथ्स की क्लासें देखने को मिलती रहती है। तो चलिए फिर ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। देखते हैं इसके बाकी के 2 सवाल बच गए वो, और उसके बाद हम चलेंगे अपने एक्सरसाइज 1.2 पर। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं अपना सवाल नंबर 5वां। ये सवाल कह रहा है 5वां, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q+1 या 9q+8 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। अब इसने ये बोला है कि प्रयोग किसका करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है वो हम जानते हैं क्या होती है, a = bq+r। अब a नहीं है, b भी नहीं है, q और r तो चलो भागफल और शेषफल निकालते हैं हम। a और b नहीं है तो a और b नहीं है, तो a को तो हम मान लेंगे। माना a धनात्मक पूर्णांक है। अब a को हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया, ठीक है। और b की बात आई तो b कितना लेंगे। अब b इसके हिसाब से देखें तो 9 और q आता है, q के साथ वाला b होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकते। यहाँ पे हम b क्या लेंगे, हम कुछ और संख्या लेंगे, क्योंकि हमें इसी का क्या करना है, घन करना है। घन का मतलब 3 घात करनी है। अब 9 की 3 घात करेंगे तो लंबा चलेगा, तो हम कोई छोटी संख्या ले लेते हैं। उसके लिए हमने बोल दिया कि b 3 है, ठीक है। ये a हमने धनात्मक पूर्णांक माना है और b हमने 3 माना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन से, अब यूक्लिड विभाजन से हम क्या बोलेंगे कि हमें ये पता चल गया कि b जो है वो 3 है। जब b 3 है तो हमें कल एक बात हमने पढ़ी थी कि r जो है वो हमेशा ही छोटा होता है किससे, b से। तो r होगा, r क्या क्या हो सकता है, r आपका 0 हो सकता है, r आपका 1 हो सकता है और r आपका 2 हो सकता है। ये 3 ही कंडीशन आपको मिल सकती है। r का मतलब शेषफल जो है वो भाजक से जो है वो क्या होगा, छोटा होगा। बराबर भी नहीं हो सकता, छोटा ही मिलेगा। तो शेषफल जो है वो क्या क्या हो सकता है, 0, 1 और 2। 3 नहीं हो सकता भाई, 3 तो b हमने ले रखा है। तो अब कह रहा हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब 3 बार शेष बचा है, एक तो 0 बचा है, एक 1 बचा है और एक 2 बचा है। इन तीनों को हम बारी बारी से लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ यदि r = 0 हो तो a क्या होगा, a = bq+r। प्रमेय लगा दी मैंने। प्रमेय में इसका मान बिठाऊं तो a = b का मान 3 है, q और प्लस r का मान जो है वो क्या है, 0 है। तो ये लो, तो a क्या हो गया भाई, 3q हो गया। पहला पूर्णांक ये हो गया हमारा, a धनात्मक पूर्णांक माना है तो a हमारा ये हो गया। इसी हिसाब से अगर r मैं ये कहूँ कि r का मान 1 ले लें तो a = bq+r। a का मान हमें ज्ञात करना है, b का मान 3 है, q प्लस r का मान 1 है। ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई, यानी ये आपकी पहली कंडीशन है, r का मान 0 हो तब। ये दूसरी हो गई, r = 1 हो तो। और अब हम तीसरी कंडीशन और निकाल लेंगे, यदि r = 2 हो तो a = bq+r। a का मान पता नहीं, b का मान 3 है, q प्लस r का मान जो है वो कितना है, 2 है। अब ये 3 कंडीशन हमें मिल गई, हमारे धनात्मक पूर्णांक की 3 कंडीशन हमें मिल गई। a = 3q, a = 3q+1 और a = 3q+2। लेकिन हमें किसका पूछा है, हमें तो इसने किसका पूछा है, घन का पूछा है। तो अब हम इन तीनों कंडीशन का क्या करेंगे, घन करेंगे। अब इसका घन करूँ मैं, ये धनात्मक पूर्णांक था, इसका घन करूँगा तो बाएं भाग का भी घन और दाएं भाग का भी घन। ये लीजिए, अब a की क्यूब है तो a का क्यूब, तो a का क्यूब आ गया। 3 का क्यूब करूँगा तो 27 हो गया, और q का क्यूब करूँगा तो ये लो q हो गया, ठीक है। ये वाला हो गया। अब ये हो गया तो a³ बराबर, अब यहाँ से अगर हम बोले कि हमें क्या सिद्ध करना है, हमें 9q नहीं था, ये 9m था, 9m +1
और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये बात सिद्ध करनी थी, ठीक है। तो a क्यूब बराबर 27 आ गया, हमें तो 9 चाहिए था, तो 27 का 9 कैसे कर सकते हैं, आपको अच्छे से पता है, 9 गुणा 3 कर सकते हैं। तो ये लीजिए 9 गुणा 3, और साथ में क्या है, क्यू है, क्यू का क्यूब है, तो ये लीजिए क्यू का क्यूब। 27 को हमने तोड़ दिया, 27 को हमने कैसे तोड़ दिया, 27 को हमने तोड़ दिया 3 गुणा 9 में। अब 3 गुणा 9 में तोड़ने से हमें क्या फ़ायदा मिला, अब 3 गुणा 9 में तोड़ने से हमें ये फ़ायदा मिल गया कि हमारे पास 9 आ गया। अब 3 क्यू बच गया, हमें तो 3 क्यू नहीं चाहिए, 3 क्यू का क्यूब नहीं चाहिए, उसकी जगह तो हमें m चाहिए, तो इसको हम बदल देंगे, हम ये कह देंगे 3 क्यू क्यूब बराबर है m। ये बात हमने मान ली, माना। अब क्या माना भाई, क्यू भी क्या था, अपना पूर्णांक था, क्यू भी अपना पूर्णांक ही है, और m भी इसने क्या बोला है, जहाँ m क्या है, पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, तो इनको रिप्लेस कर दिया। तो अब देखो जरा, a क्यूब यानी किसी भी धनात्मक का घन पूर्णांक का घन जो है वो क्या आ गया, 9, और साथ में 3 क्यू क्यूब को क्या माना है, m माना है, तो 9m हो गया, पहला काम हो गया। दूसरे की बात करें तो इसका भी क्यूब चाहिए, तो ये लीजिए, ये क्यूब किया तो इधर 3 क्यू प्लस 1 का भी क्यूब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो a क्यूब आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लग गया आपका, a प्लस बी का होल क्यूब लगाऊँ तो a का क्यूब, तो इसका क्यूब करूँगा तो 3 का क्यूब हो गया 27, और क्यू का क्यूब क्यू क्यूब, b का क्यूब, a का क्यूब 1 होता है, प्लस 3 गुणा a का सुकेर 3 क्यू का सुकेर, और b वैसा का वैसा, और प्लस 3 गुणा a वैसा का वैसा 3 क्यू, और b का सुकेर 1 का सुकेर। इसे सरल करें तो a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 1, 3 का सुकेर 9, 9 तिया 27, और क्यू का सुकेर करूँगा तो क्यू सुकेर, और प्लस 3 तिया 9, और क्यू का क्यू आ गया, ठीक है। तो a क्यूब बराबर, इन तीनों से अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों से हमें 3, 9 और क्यू कॉमन आ मिल रहा है, तो 9 और क्यू अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 क्यू सुकेर बचा, प्लस यहाँ पे बचा 3 क्यू, और प्लस यहाँ पे बचा 1, और इसके अलावा प्लस 1 अलग था, तो ये प्लस 1 अलग से पड़ा है, ठीक है। अब ये चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें तो 9m चाहिए, ठीक है, और कोई क्या चाहिए, क्यू भी नहीं चाहिए। तो ये जो मान है इतना बड़ा, ये हम कुछ और मान लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पूर्णांक है, तो इसे हम m मान लेंगे। तो ये हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो a क्यूब बराबर क्या बचा, a क्यूब बराबर 9, इसे हमने m माना है तो 9m, और प्लस में ये 1 पड़ा है, तो ये 1 हो गया, है ना। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए बस वही चीज़ लेके आनी होती है। बेतुके से सवाल है, एक तो हमने कल की क्लास में भी किया था, शायद दूसरा सवाल था, और एक ये सवाल है, चौथा भी ऐसा ही सवाल था। तो इन सवालों पे थोड़ा सा फोकस ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसी हिसाब से इसकी बात करूँ तो इसका भी क्यूब करना है, तो ये लीजिए, a का क्यूब बराबर 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब, a का क्यूब तो वैसा का वैसा आ गया, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लग गया, तो 3 का क्यूब करेंगे 27, क्यू का क्यूब किया क्यू क्यूब, प्लस 2 का क्यूब किया 8, प्लस 3 का सुकेर 9 हो गया, 9 का 3 से गुणा किया 27 हो गया, 27 दुआ 54 क्यू सुकेर, प्लस 2 का सुकेर 4, 4 3 12, 12 और 3 36, सॉरी 2 का सुकेर 4, 4 3 12, 12 3 36, सही है। और साथ में क्या आ गया, क्यू आ गया। अब इन तीनों से क्या कॉमन आ रहा है भाई, इन तीनों से फिर 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये लीजिए 9 कॉमन ले लिया, a क्यूब बराबर 9 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या रहा, 3 क्यू क्यूब, प्लस यहाँ पे 9 7 63, 9 6 54, 6 क्यू सुकेर, और यहाँ पे 4 क्यू, और प्लस में क्या रह गया, 8 रह गया। अब ये चीज़ फालतू में है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो a क्यूब बराबर क्या आया, 9m प्लस 8। तो नीचे हम क्या लिख देंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन जो है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यानी थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा है कि ये m बार बार कहाँ से आ जाता है, क्यों कहाँ चला जाता है। तो क्यों इसने क्या बोला था, इसने m को बोला था पूर्णांक, और q भी अपना क्या है, भागफल होता है, और भागफल भी एक पूर्णांक ही होता है। तो पूर्णांक को हमने पूर्णांक के साथ रिप्लेस कर दिया, इस हिसाब से ये बदल जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ और देखते हैं कि 1.2 में क्या है सवाल, किस बारे में है सवाल और कैसे है सवाल। चलिए फिर शुरू करते हैं 1.2 को। 1.2 में हम क्या पढ़ेंगे, 1.2 में हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से लैस है यानी एलसीएम और मैस है यानी एचसीएफ ज्ञात करना।
किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभी हमने पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF यानी मैं से ज्ञात करना। अब हम लय से और मैं से दोनों ज्ञात करना सीखेंगे, लेकिन किससे सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड से। तो लय से और मैं से सीखेंगे बाद में, पहले हम अभाज्य गुणनखंड सीख लेते हैं, जिसे हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ये होते क्या है? अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं भाई? किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यानी अभाज्य गुणनखंड कैसे कहते हैं? किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ही लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यानी कोई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। कैसे? जैसे मैं ये कहूँ मुझे 6 है, 6 को तोड़ना है। 6 जो है वो भाज्य संख्या है। भाई भाज्य है, भाज्य किसे कहते हैं? ये बात हमने पढ़ी थी। भाज्य संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, यानी जिसमें संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए तो वो भाज्य संख्या होती है। और जिसमें संख्या स्वयं और किसी 1 के अलावा किसी और का भाग न जाए वो अभाज्य संख्या होती है। तो 6 जो है वो भाज्य है, क्योंकि इसमें 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। अब इसके अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो क्या करने हैं? इसको ऐसे गुणा के रूप में लिखो कि उसके बाद जो गुणा है, गुणा में जो संख्या है वो सारी की सारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, ये लीजिए। अब इसमें 2 और 3 दोनों आए तो 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें 1 और संख्या स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। तो किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। आगे अगर हम बात करें, जैसे 18 बोल दें, 18 को तोड़ना है तो 18 को हम 3 गुणा 3 गुणा 2 ऐसे तोड़ेंगे। भाई 18 को तोड़ने को तो हम 6 गुणा 3 भी बोल सकते थे, 9 गुणा 2 भी बोल सकते थे, लेकिन 6 गुणा 3 बोलेंगे ना। अगर 6 गुणा 3 बोलेंगे तो 6 को भी तोड़ेंगे ना, तो 6 को फिर तोड़ना पड़ेगा। और अगर 9 गुणा 2 बोलेंगे तो 9 को फिर तोड़ना पड़ेगा। तो ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। अब अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो छोटी संख्याएं थी, हो जाएंगे। कई बार बड़ी संख्याएं भी आ जाती है, उनका गुणा कैसे, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, सबसे बड़ी आनी चाहिए, वो होते हैं आपके विभाजकता के नियम। क्या होते हैं भाई? विभाजकता के नियम। अब ये विभाजकता के जो नियम होते हैं वो आपके 2 से शुरू होते हैं और 14-15 तक चलते हैं, लेकिन हमें ये सारे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। विभाजकता के नियम ऐसे नहीं कि हमें 2 से लेकर के जितने 15, 16, 17 तक होते हैं, 17 तक मान के चलते हैं, आगे भी मिल जाएंगे आपको। तो 2 से 17 तक जो होते हैं वो सारे रटने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, सारे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें बेसिक 2-3 नियम पता हो ना तो हम सारे कर सकते हैं। 2-3 में किस किस का पता हो? जैसे 2 का पता हो, हमें 3 का पता हो और हमें 5 का पता हो। अगर ये 3 नियम है ना अपने को पता, तो हम सारा काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम अपना हो जाएगा। ठीक है। अब इनका कैसे पता चले? 2 का विभाजकता का नियम तो सबको पता है। जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है। इकाई अंक क्या होना चाहिए भाई? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कुछ भी हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। 3 वाले की बात करें तो अंकों के योग में जो है वो 3 का भाग क्या हो? पूरा जाए। अगर अंकों के योग में हम 3 का भाग दें तो पूरा जाएगा, तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। कोई भी संख्या दे दे तो उसमें हम अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ जितना भी आएगा उसमें 3 का भाग देंगे, दे के देखेंगे। अगर 3 का भाग पूरा जा रहा है मतलब दी गई संख्या में 3 का भाग जो है वो पूरा जाएगा। 5 से विभाजकता का नियम जो है वो क्या कहता है? वो कहता है इकाई अंक अगर 0 या 5 है, 0 या 5 है तो वह संख्या जो है वो 5 से क्या होगी? पूरी विभाजित होगी। दी गई संख्या में अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या जो है वो
5 से पूरी विभाजित होती है। तो ये 3 नियम अगर आपको अच्छे से याद है तो हम अभाज्य गुणनखंड आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कतें नहीं है। ये तो काम हुआ अभाज्य गुणनखंड का। अब इन अभाज्य गुणनखंड से जो चीज़ हमें 2 चीज़ याद करनी है, लैस है और मैस है, यानी एलसीएम और एचसीएफ। उनकी बात कर लेते हैं कि ये एलसीएम और ये एचसीएफ जो है वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं और कैसे हम इनको हल करते हैं। तो पहले ही अगर हम इन परिभाषा की बात करें कि ये लैस है क्या होता है और मैस है क्या होता है, तो उनको देख लेते हैं। थोड़ा सा बात कर रहा हूँ मैं लैस है की, यानी लघुत्तम समापवर्ती, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा जाए। ये बात अच्छे से याद रखें और इसमें भी स्पेशली जिस बात को ध्यान रखनी है वो रखनी है जिसमें, ठीक है। लैस के बाद मैस की बात करें हम, जिसे हम महत्तम समापवर्तक या फिर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, वो क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग पूरा जाए। ये आपकी मैस की परिभाषा है। दोनों में फ़र्क किस बात का है? मोस्टली देखिए, एक तो यहाँ पे छोटी से और छोटी और बड़ी से बड़ी ये आ रहा है, और एक यहाँ पे ये जिसमें और जिसका आ रहा है। लैस क्या कहता है? लैस कहता है कि एक ऐसी संख्या कि जिसमें जो भी 2 संख्याएं दे रखी है या 3 दे रखी है, उन सभी का भाग जो है वो पूरा जाना चाहिए, वो लैस होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम ये बोलें कि जैसे मान लो हमें 12 और 15 दिया है, हमें कहे कि अभाज्य गुणनखंड से इसका लैस भी निकालो और इसका मैस भी निकालो। तो पहले अभाज्य गुणनखंड से बोला तो पहले इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 12 में 2 का भाग जा रहा है 6 बार, 2 का भाग जा रहा है 3 बार और 3 का भाग जा रहा है 1 बार। तो 12 के गुणनखंड आपको मिल गए 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। और 15 की बात करें तो 15 के गुणनखंड करूं तो 3 का भाग जा रहा है 5 बार और 5 का भाग जा रहा है 1 बार। तो 15 के गुणनखंड हो गए आपके पास 3 गुणा 5, ठीक है। ये हमने गुणनखंड कर लिए। अब हमें इसके मैस भी निकालना है और इसका लैस भी निकालना है। ये लीजिए लैस है और एक हो गया इसका मैस है, दोनों निकालने हैं, ठीक है। बात करें हम लैस की, तो लैस क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, लैस है वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, छोटी से छोटी, भाई वह छोटी से छोटी संख्या, उल्टा लिख दिया। और मैस है वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, ठीक है। ये लीजिए, तो लैस निकालना है तो लैस क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, यानी एक ऐसी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा जाए, यानी एक ऐसी संख्या जिसमें 12 का भी भाग जाए और 15 का भी भाग जाए, जिसमें 12 का भी भाग जाए और 15 का भी भाग जाए, तो वो मान जो होगा वो क्या होगा? लैस होगा, ठीक है। लैस की बात कर रहे हैं तो हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं दोनों के। इन अभाज्य गुणनखंडों में हमें निकालना है लैस तो लैस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक बात और दिमाग में याद रख लो अच्छे से कि लैस जो भी होता है, लैस जब भी निकालते हैं वह दी गई संख्याओं से बड़ा मिलता है। लैस जो होता है वो दी गई संख्याओं से बड़ा मिलता है, और मैस जो होता है वो दी गई संख्याओं से छोटा मिलता है।
लय से दीर्घ संख्याओं से बड़ा मिलता है, मय से दीर्घ संख्याओं से छोटा मिलता है। ये बात ध्यान कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए लय से निकाल रहा हूँ, तो लय से के लिए हम क्या करेंगे, लय से को निकालने का एक और भी तरीका होता है गुणनखंडों में। वो क्या लिखते हैं हम, जो कॉमन हो वो भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं हो वो भी लेते हैं। दोनों गुणनखंड लिए जाते हैं। दोनों गुणनखंड, जो कॉमन गुणनखंड है जैसे ये है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब 3 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों में नहीं है। तो जो कॉमन है वो भी लेंगे और जो गुणनखंड कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। दोनों गुणनखंड लिए जाएंगे, लेकिन जो गुणनखंड कॉमन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है उतनी बार लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है उतनी बार लेंगे। कॉमन वाला जो कॉमन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है उतनी बार लिया जाएगा, और जो कॉमन नहीं है वो जितनी बार भी है उतनी बार ले लेंगे। याद रहने का तरीका। अब जैसे लय से निकालना है तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी लिया जाएगा। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 को हमने 2 बार ले लिया, ये लीजिए। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कॉमन है, इसमें भी 1 बार है और इसमें भी 1 बार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही बार आया, तो ये लीजिए 1 बार ले लिया। और 5 इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो कम से कम 1 बार ये, तो ये लीजिए 5 को 1 बार ले लिया। सरल करें तो 5 2 10, 10 2 20, 20 तिया 60, तो लय से कितना आ गया, 60 आ गया। मय से जो है वो क्या कहता है, मय से कहता है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका द्विघी संख्याओं में भाग जाए, जिसका द्विघी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए, वो आपका होता है मय से। और मय से निकालने का तरीका क्या होता है, मय से कहता है जो गुणनखंड दोनों में कॉमन हो और कम से कम बार हो वो वाला लेंगे। कॉमन हो और कम से कम बार हो वो लेंगे। तो दोनों में कॉमन कौन है भाई, 3 है, इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, तो कम से कम 1 ही बार है, तो मय से क्या हो गया, कम से कम 1 बार आया तो 3 हो गया। तो इसका लय से जो है वो तो होगा 60 और मय से जो होगा वो होगा 3, ठीक है। ये है लय से और मय से। एक सवाल और देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सवाल और की बात करें तो एक सवाल और आप ले लीजिए। दो 210 और 55, ये लीजिए। इसका लय से भी निकालना है और मय से भी निकालना है, तो पहले यह बाजी गुणनखंड करने पड़ेंगे। ये लीजिए, 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2 भाग यानी 0, 2 5 10, 3 का जा रहा है, 3 3 9, 3 5 15, 5 का जा रहा है, 5 7 35 और 7 का जा रहा है 1 बार। तो 210 के गुणनखंड हो गए आपके पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। और फिर 55 है, तो 55 की अगर हम गुणनखंड की बात करें तो 5 का भाग जा रहा है 11 बार, और 11 तो एक अभाज्य संख्या है, 11 में तो 11 का जाएगा, तो 55 के गुणनखंड आ गए 5 गुणा 11। लय से लेना है तो लय से किसे कौन सा लिया जाता है भाई, वो गुणनखंड कॉमन है तो भी आएगा और कॉमन नहीं है तो भी आएगा, और कॉमन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है उतनी बार आएगा, ठीक है। कॉमन पहले तो कॉमन वाला ढूंढो, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, कॉमन है, इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, तो 1 बार लेंगे, ये लीजिए 5 1 बार ले लिया। अब जो कॉमन नहीं है वो भी लिए जाएंगे, तो 2 नहीं था लेंगे, 3 नहीं था फिर भी लेंगे, 7 नहीं था फिर भी लेंगे, और 11 नहीं था फिर भी लेंगे, ये लीजिए। क्लियर, हल कर लेते। 5 2 10, 10 3 30, 30 7 210, 210 का 11 से गुणा करें तो 21 एकम 21, 2 21 और 2 23 और 1 ये 0, 2310। लय से आ गया 2310। अब इसी का अगर हमें मय से निकालना है तो ये लीजिए मय से निकालेंगे। मय से निकालूं तो मय से निकालेंगे तो क्या होगा, जो कॉमन होगा वो लिया जाएगा, कम से कम बार कम से कम जो बार है वो लिया जाएगा। तो कॉमन 5 ही है सिर्फ, और कम से कम 1 ही बार है, तो मय से कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे निकाला जाता है लय से और मय से। क्लियर है। ऐसे ही हम अभ्यास में सवालों में निकालेंगे। ये लय से और मय से तो हो गया, और एक इसके अलावा एक बात और देखें हम, तो हम लय से और मय से अब कितनी संख्याओं का निकाल लें, 2 संख्याओं का निकाल लें। लय से और मय से 3 का भी निकाला जा सकता है, 4 का भी निकाला जा सकता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 संख्याओं का निकालते हैं तो वहाँ पे एक कंडीशन लग जाती है आपकी प्यारी सी। कैसे, देखो आपके पास संख्या क्या थी, इस इधर मैं इधर वाली संख्याओं को रफ कर रहा हूँ ताकि एक बात मैं आपको बता सकूँ, एक नियम जो बनेगा यहाँ पे। देखो संख्याएँ क्या थी, 210 और 55 थी, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ संख्याओं का गुणा, जो दी गई संख्याएँ हैं उनका गुणा करो, संख्याओं का गुणा। संख्याएँ क्या क्या थी भाई, 210 और 55 थी,
गुणा कर रहा हूँ, 21 5 105, 80 लग गया 10, 21 5 105 और 10 115 और एक ये 0, 11 550 आ गया संख्याओं का गुणा। फिर मैं इसके नीचे कह रहा हूँ कि आप इसमें लैस है यानी लघुत्तम समापवर्तक और मैस है महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों का गुणा और कीजिए। तो लैस है तो आया 2310, ये लीजिए, और मैस से जो आया था वो आया 5, गुणा करूँ तो 5 0 0, 5 एकम 5, 5 3 15, हासिल 1, 5 2 10 और 1 11, कितना आया 11 550। ये भी कितना था 11 550। यानी यहाँ पे आप मान देखो दोनों, तो दोनों मान बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से हम एक संबंध निकाल सकते हैं जो हमेशा इम्परफेक्ट होता है। वो क्या होता है, वो होगा दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा या गुणनफल लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर होगा किसके, लैस है गुणा मैस है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा किसके, लैस है गुणा मैस है के। ये आपके पास एक संबंध मिल गया, और ये संबंध याद रख लो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं पर ही लागू होता है। अगर तीन संख्याएं दे रखी है ये संबंध काम नहीं करेगा, सिर्फ दो संख्याओं पे ही लागू होगा। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लैस है गुणा मैस है। सिर्फ दो संख्याओं पे ही ये नियम लागू होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लैस है गुणा मैस है। अब इस सवाल से जो है हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास चार चीज़ें हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लैस है और मैस है। इन चार में से कोई भी तीन मान दे करके एक मान आपसे पूछ सकता है। जैसे आपको ये बोल दे कि पहली संख्या जो है वो 255 है, इसका लैस है जो है वो 2310 है, और मैस है जो है वो 5 है, तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। अब देखो चार चीज़ें थी, तीन दे दी, ये मान पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ये लीजिए, भाग दूं तो 5 से कट रहा है, 5 5 25 और 5 एकम 5। अब 5 से फिर कटेगा आपके पास 5 5 कितना हो गया 210, 5 बच गए, ये लो 5 कितना आ गया 55। तो दूसरी संख्या जो है वो कितनी मिल जाएगी 55 मिल जाएगी। यानी इस हिसाब से हम इन सवालों को आराम से कर सकते हैं। बस इतनी सी ही चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं अपनी अभ्यास 1.2 में। यानी ये जो हमने पढ़ा वो सारा का सारा बेसिक था, शानदार तरीके से कीजिए। अगर बेसिक आपने शानदार तरीके से कर लिया तो एक्सरसाइज में 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो आशा करूँगा आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। बाकी बात करूँगा नेक्स्ट क्लास में। तो जाते जाते समय इस क्लास को भी लाइक करेंगे, जो अंगूठे वाला बटन है उसका कलर चेंज कर देंगे, नीला नीला हो जाएगा, कुछ अजीब सा हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, इस चैनल के नाम के आगे अभी भी सब्सक्राइब वाला जो है वो लाल रंग का बटन दिख रहा है, तो लाल खतरा होता है भाई, उसे बदल दीजिए फटाक से, उसका रंग बदल दीजिए, क्लिक कीजिए उस पर, और उसके आगे जो घंटा है उसे भी बजा दीजिए, क्योंकि इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और इसे अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी घर पे फ्री बैठे हैं, ताकि वो भी क्लासें ले। और रोज़ाना अगर एक टॉपिक कवर करें तो धीरे धीरे आराम से वो महीने भर में ये मान के चलो लगभग सिलेबस वो कवर कर लेंगे। तो मिलूँगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभ डे।